हरे कृष्णा। इतिहास की एनसीईआरटी रीडिंग चल रही है जिसमें अध्याय चौथे पे पहुंचे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय चौथा है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। पुस्तकालय में मेरी मेरी एक लड़की का नाम है। ये पुस्तकालय में है। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहां किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है? तो चलो पता लगाते हैं। इस चैप्टर में यही पता लगाएंगे कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक है वेद। ये बताएगा ये चैप्टर वेदों के बारे में। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद कितने होते हैं? चार। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? तो ऋग्वेद में 3 देवता अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हीं अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। मतलब जो ये ऋग्वेद थे, याद करवाया जाता था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। अधिकांश सूक्त के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक है। क्या है? प्राक। संस्कृत यानी पुरानी संस्कृत, और वैदिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती। जो आज की संस्कृत है वो नई मानी जाती है, लेकिन जो पहले थी उसे प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है, जो वैदिक काल में बोली जाती थी। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो संस्कृति नहीं, संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय। भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय से मिलकर बना है शब्द भारोपीय, यानी भारत की भाषा और यूरोपीय भाषा भाषा परिवार का हिस्सा है। यानी भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा कौन सी है? संस्कृति। संस्कृति और संस्कृत में अंतर है। संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी एशियाई भाषाएं हैं। जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत में मातृ बोलते हैं, माँ हिंदी में बोलते हैं और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो, ये लगभग मिलते जुलते नजर आएंगे। तो क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। पूर्वोत्तर प्रदेशों में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम में। ठीक है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। इसमें आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना जानते रहिए। ठीक। तो हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। क्योंकि ऋग्वेद
श्रुतिवेद है, सुन के याद करके आगे पीढ़ी को बताया जाता था। लेकिन आज हम किताबों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो रचना के कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। यानी इसके पहले पढ़ पढ़ के याद कर करके ही आगे बढ़ाया जाता था, लेकिन इसको किताबों के फॉर्म में छापने का काम 200 साल पहले लगभग हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, तो चलिए जानते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। ओके, तो ये है ऋग्वेद की एक पांडुलिपि का पन्ना। पांडुलिपि हाथ से लिखी गई, भुर्ज नामक पेड़ की छाल से लिखते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। ये देखो, भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद का सबसे पहली बार छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ है। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। ओके। विश्वामित्र और नदियां। विश्वामित्र और नदियों के बारे में क्या है? विश्वामित्र कहते हैं कि हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तो नदियां कहती हैं कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र कहते हैं कि हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और पहियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। तो नदियां कहती हैं कि हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियां बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ये कहानी के अनुसार समझाने की कोशिश की गई थी। तो क्या तुम्हें लगता है कि रथ महत्वपूर्ण थे? क्या तुम्हें लगता है कि रथ महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियां भी हैं। नदियों का भी जिक्र है। गंगा यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। गंगा यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मवेशी, घोड़े और रथ की बात करते हैं। तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। यानी हम, हे भगवान, हमको मवेशी बच्चे मिले, बच्चे यानी पुत्र की प्राप्ति हो, घोड़ों की प्राप्ति हो, ये सब। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। जहां जीतते थे वहां के गाय, बैल, भैंस, बकरी सब ले जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी हल जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सके, ऐसी जगह होती थी। और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रस्तुत होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। ठीक है। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे।
कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। ओके। लोगों की विशेषता कहा जाता है। ठीक है, यहाँ दिखाए गए सिस्ट में एक पोर्ट होल है, बड़ा सा सुराख है, ये वाला जो है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाता है यहाँ से इधर। ठीक है, इसको आगे देखें, आगे क्या है। तो आगे है, कई पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं। गोलाकार सजाए हुए पत्थर ही सजाए हैं ना, तो ये सजावट में ही तो दिख रहा है। ठीक, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढा खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना, मरे हुए को दफनाना। ठीक है, इसको तो कर ही लेंगे।
पहले तो गड्ढा ही खोदेंगे ना। तो ऊपर ये तो हो गया। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। समानता मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लौह के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? नहीं, बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि हड़प्पा काल में लोहे की खोज नहीं हुई थी। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान यानी ऋग्वैदिक काल में हो गई थी। लोहे के सामान है, छुरी है। ठीक। लोगों की सामाजिक समानताओं के बारे में पता करना। चलिए पता करते हैं। तो लोगों की सामाजिक समानताओं के असमानताओं के बारे में पता करना है। तो पुरातत्वविद मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। ब्रह्मगिरी को खोजो, मानचित्र में भी खोजेंगे। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? जैसे कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते से कब्रों में लाकर दफनाया गया था। इस स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। ठीक। इसके बाद इनाम गांव महाराष्ट्र में है कि एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र है, इनाम गांव में मिली थी। तो इनाम गांव को अभी महाराष्ट्र में देखेंगे। तो यह भीमा नदी की नदी घोड़ के किनारे, भीमा की सहायक नदी एक घोड़ नदी का नाम है, जो कि भीमा नदी की सहायक नदी है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान की आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब के कारण बताओ। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? हम कंकालों का अध्ययन क्यों करते हैं, क्या बताते हैं हमें? तो छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ये इसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जाँच है। चूँकि महिलाएँ बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। यह समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। अब ये क्या समझना है कि आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक प्रसिद्ध वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी। चरक ने चरक संहिता लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांतों और हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई होगी। तुम्हारे शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा कर ली? ठीक। इनाम गांव जो महाराष्ट्र में है, इसके काम धंधे देखते हैं। तो इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं मिला, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते थे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियां पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ एकत्र
की जाती थी। हाँ, इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। चलो बना सकते हो। अन्यत्र देखते हैं कि जो भारत में हो रहा था, इसके अलावा एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। मतलब चीन में लिखने की कला सबसे पहले विकसित हुई, फर्स्ट। यहाँ जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। उन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियों कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे, जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलत भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। कल्पना करो, कर सकते हो कि तुम 3000 वर्ष पहले इनाम गांव में रहती हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता उसके दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो। अंतिम संस्कार के दिन कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि खाने में क्या दिया जाएगा? तो उपयोगी वर्ड क्या है कि वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल, लोहा, ये सब तो पता ही है। महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में ये जानकारी इम्पोर्टेंट है। क्या है कि वेदों की रचना का प्रारंभ कब माना जाता है? 3500 साल पहले। महापाषाणों का निर्माण कब होता है? 3000 साल पहले। महापाषाण यानी कब्रों पे जो बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे। इनाम गांव में कृषकों का निवास कब था? 3600 से 2700 साल पहले। और चरक संहिता कब लिखी गई? 2000 साल पहले। तो ये था आपका चैप्टर। अब चलेंगे अगले चैप्टर पे, जो है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। धन्यवाद।